हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी एकदम धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। तो एनसीईआरटी के इस कक्षा में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और आज जो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ वो है कि क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है ना, कि दिल्ली के सुल्तान कौन से थे, कहाँ के थे, किस तरीके से थे। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछी गई है बच्चों, वो 3 से 5 के बीच में क्वेश्चन पूछी गई है। ठीक है ना, जहां तक कि मैंने आजमाया है, चेक किया और बताया आप लोगों को। ठीक है ना, 3 से 5 के बीच में क्वेश्चन पूछी गई है और कौन कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन आई है ये भी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो क्लास में पूरा बने रहिएगा और पूरी क्लास को एकदम शिद्दत के साथ देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी कक्षा को बिना किसी देर किए हुए, बिकॉज आवर टाइम इज आवर मनी। और साथ में आप लोग को ये भी बता दूं कि यहाँ चल रही है क्लास 6 से लेके पूरे 12 तक की एनसीईआरटी की सीरीज, वो भी लाइन बाय लाइन। जैसे कि सारे बच्चों को पता है कि बिना लाइन बाय लाइन पढ़े पीटी को क्वालिफाई करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो हम क्यों रिस्क ले, क्यों ना हम एनसीईआरटी को एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लें और साथ में समझ भी लें। ठीक है ना, तो अपने आप पढ़ना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो इसीलिए मैं आप लोग को वीडियो ही बना के देती हूँ ताकि मैं पढ़ के सुना दूँ, आप लोग सुन लो, उसके बाद दोबारा क्या करो, आराम से लेके उसको पढ़ लो, ताकि आप लोगों को ना इधर का प्रॉब्लम रहे ना उधर का प्रॉब्लम रहे, आप लोग आराम से उसको क्या कर सको, एक बार में समझ सको। ऐसे आप लोग लोगे 2 बार 3 बार पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगा, जितना किताब में लिखा रहेगा उतना ही। कुछ समझ भी लो और कुछ पढ़ भी लो, यहाँ सुन लो वहां जाके पढ़ लो। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है ना, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि दिल्ली के सुल्तान कौन कौन से दिल्ली के सुल्तान हुए, कब किनका शासन हुआ। ठीक है ना, इसी में हम इस अध्याय में देखेंगे। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा के क्षेत्र बड़े राज्यों का केंद्र बन गया था। सच में हमने देखा था कि जो दक्षिण भारत की कावेरी नदी है, कावेरी नदी के जो डेल्टा बनाती है, डेल्टा मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे ढलान से नदियां क्या होती है, बहती आती है, नदियां बहती आती हैं, उसके बाद क्या होता है कि कोई ऐसा क्षेत्र आता है जो कि समतल मैदान के रूप में होता है। वहां पे आते आते नदियां क्या करती है, थोड़ी थोड़ी लुप्त हो के कहीं कहीं से बहती है, जिसमें क्या करती है वो डेल्टा बनाती जाती है, यानी कि मिट्टी का गिला गिलापन बनाती जाती है, उसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। ठीक है ना, डेल्टा के क्षेत्र में बड़े राज्यों का केंद्र बन गया था। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में से किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। मतलब ऐसा कोई भी राज्य का जिक्र नहीं किया गया इसमें जिसकी राजधानी दिल्ली ही रहा हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बनी, यानी कि दिल्ली को एक महत्वपूर्ण शहर कब कब बनाया गया, वो 12वीं शताब्दी में ही बनाया गया, उससे पहले तक ये नहीं थी। ठीक है ना, तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी थी, देखते हैं हम आगे। ठीक है ना, 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें हम चहमान के नाम से भी जानते हैं, ने परास्त किया। यानी कि तोमर को परास्त किसने किया, तोमर को चौहान वंश ने, जिसको हम लोग चहमान भी कहते हैं। ठीक है ना, इसने क्या किया, परास्त किया, चहमान ने परास्त किया किसको, तोमर को। ठीक है ना, उसके बाद तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जहां देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढलवाए। मतलब उन्होंने किन्ने, चौहान वंशों ने। ठीक है ना, ये सब कार्य करवाया। नेक्स्ट देख लेते, ये देखिए, आप एक काम कीजिए, देखिए ये क्या है, फिरोजाबाद है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ तुगलकाबाद है, उसके बाद यहाँ क्या है, जहां 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 पनाह है, उसके बाद दिल्ली एक कुहण। ठीक है ना, कुतुब मीनार यहीं पे है, कुतुब मीनार के बारे में हमने पढ़ रखा था। ठीक है ना, और हौज ए सुल्तानी है ये। ठीक है, उसके बाद हौज खास है, हौज खास तो एक मेट्रो स्टेशन भी है, और सीरी है। ठीक है ना, यही दी हुई है कहानी। ठीक है ना, आगे देख लेते, मैप भी देखना जरूरी है इसलिए देखते रहिएगा। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना, क्या, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, 13वीं सदी में। ठीक है ना, स्थापना क्या हुआ था, 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। आगे देख लेते हैं।
स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्रों पर फैला था। तालिका 1 में फिर से नजर डालिए और उन पांचों वंशों को पहचानिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी थी। जिन इलाकों में हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र एक कर देख कर बताइए कि दोहली, एक कुहड़ा, शीरी और जहांपना को पहचानिए। यानी कि देखिए, इसी मानचित्र में अभी बताया गया कि जो दिल्ली है वो दिल्ली 5 शहरों से मिलकर बना हुआ है। कौन से? एक दो 3 4 और ये 5, ठीक है ना। ये आपस में ही मिले हुए हैं सब, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, चलिए कुछ हम शासनकाल भी देख लेते हैं। शासनकाल इसमें आप लोगों को नहीं शो हो रहा होगा, लेकिन आप लोग यहाँ से जो क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन था, वहां से पूछा गया कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका है। ऐसा पूछा गया था कि सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है ना। सबसे लंबा यानी कि सबसे बड़ा कार्यकाल किनका है बताइए। तो एक हम ट्रिक बता देते हैं, ठीक है ना, आप लोग याद कर लेना। TCH एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं आएगा ये। उसके बाद KH के बाद आएगा आपका क्या, जस्ट वेट एक सेकेंड। उसके बाद आपका आ जाएगा KH, उसके बाद कर दीजिएगा TUG, उसके बाद SL, ठीक है ना। यानी कि तोमर, चौहान, ठीक है ना। उसके बाद तुर्की जिसको हम लोग गुलाम भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, फिर लोदी वंश। इसको याद ही कर लीजिएगा एक बार ध्यान से। क्या क्या? तोमर, चौहान, तुगलक, जिसको हम लोगों ने तुर्की जिसको हम लोगों ने प्रारंभ में क्या कहा, मुगल भी कहा। प्रारंभ में तुर्की थे वो, उसको गुलाम कहा गया, ठीक है ना। सॉरी गाइस, एक सेकेंड, हम एक फ्रेश पेज लेते हैं, ठीक है ना, और उसको हम देखते हैं एक बार थोड़ा सा इसको ट्रिक को अच्छे से, ठीक है। जस्ट वेट। हाँ, क्या देखा हमने? सबसे पहले तोमर, उसके बाद हमने देखा चौहान, उसके बाद देखा क्या, तो ये प्रारंभिक तुर्की जिसको कहा गया गुलाम, ठीक है ना, गुलाम। उसके बाद आया खिलजी जिसको हम लोगों ने KH से सूचित किया। उसके बाद आया तुगलक वंश जिसको हम लोग TU से सूचित किया, TUG से, ठीक है ना। उसके बाद आया सैयद जिसको हमने S से किया, और लोदी जिसको हमने L से किया। और इसका जो शासन काल है बच्चों, ये शासन काल भी याद कर लेना। ये था 62 ईयर और ये थे 27 ईयर, और इनका था 84 ईयर, ठीक है ना, और इनका था 30 ईयर, और इनका था 96 ईयर, और इनका था 36 ईयर, और इनका था 75 ईयर। अब आप लोग एक बात बताओ, इतने को आप देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा कार्यकाल सबसे बड़ा किसका रहा होगा? तुगलक वंश का रहा होगा। उसके बाद किसका रहा होगा? उसके बाद 96 के बाद कौन सा आता है? ये 84 आता है। तो उसके बाद किसका रहा होगा? इसका क्या कहते हैं, तुर्की का, जिसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम जाए तो किसका रहा होगा? लोदी का, ठीक है ना। उसके बाद मतलब इसके बाद क्या कर, उसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग? तोमर पे, ठीक है ना। उसके बाद तोमर के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग? सैयद पे, सैयद के बाद खिलजी पे, और खिलजी के बाद कौन? चौहान वंश पे, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा ट्रिक आप लोग को बता दिया, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। और कार्यकाल भी अगर देखना हो तो देख लीजिए कि तोमर राजपूत थे ना, तोमर का यहाँ पे कार्यकाल दिया हुआ है, तो हम लोग कार्यकाल इसी में देख लेते हैं, ठीक है ना। कार्यकाल जो तोमर राजपूत थे, तोमरों का, इनका था 1130 से लेके 1145 के बीच, ठीक है ना। 1130 से लेके 1145 के बीच। लेकिन अगर ध्यान से कहा जाए तो जो तोमर लोग थे, इनका 1130 से 1145, तो इसमें था जो एक शासन थे उसका, ठीक है ना। लेकिन टोटल मिला के इनको कहा जाए कि 1130 से लेके और पूरे 1192 तक, ठीक है ना, पूरे तोमरों का शासन चला। उसके बाद प्रारंभिक तुर्की का जो शासन था, प्रारंभिक तुर्की का शासन चला बच्चों 1165 से लेके 1192 तक। अब इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है, बताना है आप लोगों को, ठीक है ना, 90 तक ही इसको मानिए, ठीक है ना। इसको इसलिए बात है क्योंकि जो चौहान थे ना, चौहान लोग इसी में शामिल हो गए थे, ठीक है ना। इसकी कहानी हम आगे आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद क्या बात करते हैं हम? खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश की जो थी ना, वो था कि 1290 से लेके और 1320 तक,
ठीक है ना, 1290 से लेके 1320 तक। उसके बाद हम बात करते हैं तुगलक वंश की। जो तुगलक वंश की थी वो था 1320 से लेके 1440 तक, 1414 तक, ठीक है ना, तुगलक वंश का था। उसके बाद हम सैयद की बात कर लेते हैं, सैयद वंश की, ठीक है ना। तो वेट कीजिए 1 मिनट। सैयद वंश की जो थी बच्चों, वो सैयद वंश की थी 1414 से लेके, ठीक है ना, 1414 से लेके टोटल 1451 तक, ठीक है ना। उसके बाद हम लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश की थी 1451 से लेके और 1489 तक, ठीक है ना। ये उनकी शासनकाल थी और ये शासनकाल से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इस बात को क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सा इस शासनकाल को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं इस शासनकाल पे ट्रिक बना के दूं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, हम इस शासनकाल पे एक अच्छा सा ट्रिक बनाएंगे और क्या करेंगे, आप लोग के लिए प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, आगे पढ़ लेते हैं। आगे दिया हुआ क्या है, कह रहा है दिल्ली सुल्तानों के बारे में जानकारी, हालांकि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य। चलिए हम ये भी देख लेते क्या कैसे पता चलता है दिल्ली सुल्तानों के बारे में जानकारी। दिल्ली सुल्तानों की जानकारी, ठीक है ना। अब सुल्तानों की मैंने नहीं लिखा तो आप लोग टेंशन में मत पड़िएगा, ठीक है ना। कैसे मिलता है, तो 4-5 ऐसे कारण है जिससे हम इनके बारे में जानकारियां ले सकते हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले अभिलेख, क्या, अभिलेखों से हमें जानकारी मिल जाती है इनकी, ठीक है ना। जिसमें अभिलेख में आता है तो आपका ये भी आता है, सिक्का भी आता है, स्थापत्य भी आ जाता है। उसके बाद शासकों की दरबारी, जो भी शासक हुआ करते थे उनके दरबारी से हमें अभिलेख, उनके दरबारी से जो उनका लिखित साक्ष्य जैसे कि पुस्तक है ना, उससे हमें मिल जाता है। उसके बाद न्याय चक्र से भी मिल जाता है, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि फाख ए मुदब्बिर, फाख ए मुदब्बिर आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। इससे भी हमें इसकी जानकारी मिल जाती है क्योंकि ये उनकी क्या थी, न्याय चक्र थी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें तो इल्तुतमिश की जो बेटी थी उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, रजिया, रजिया सुल्तान के बारे में, ठीक है ना, जो दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कही जाती है। इससे पहले कोई महिला शासिका नहीं हुई थी। आगे देख लेते हैं, ठीक है ना, आगे देखते हैं थोड़ा सा। कहता है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी, हालांकि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य जैसे भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण इतिहास, तारीख, उसके बाद तवारीख, जैसे कि तारीख का ही बहुवचन होता है तवारीख, ठीक है ना, जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखी जाती थी। देखिए अब यहाँ पे आ गया एक कहानी, नहीं, ठीक है ना। ये कहानी ये कह रहा है कि सुल्तान जो थे ना उनके शासन काल में जो प्रशासन की भाषा थी वो कौन सी थी, फारसी थी। कौन सी थी, फारसी थी। इसको रट ही लीजिएगा, मतलब ध्यान से ध्यान में रख ही लीजिएगा, ठीक है ना, कि सुल्तानों के शासन काल में उनकी जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, फारसी थी। तवारीख एक लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी किया करते थे और शासकों का प्रशासन संबंधी सलाह भी दिया करते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्वपूर्ण पर बल देते थे, यानी कि न्याय संगत मतलब अच्छी तरीके से शासन पर महत्वपूर्ण वो लोग क्या क्या करते थे, बल दिया करते। अब इसमें आप लोग देखिए, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये कुछ लिख रहे हैं और उसके बाद ये कुछ छाप रहे हैं और इसके बाद क्या कर रहे हैं, ये कुछ मतलब कुछ बना रहे हैं ना यहाँ पे, और ये क्या कर रहे हैं, ठोक रहे हैं। तो हम इसको देख लेते हैं इसमें कह क्या रहे हैं। कह रहा है चित्रवन में पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण होते थे, कागज का तैयार करना, लेखन का कार्य करना, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे क्या करना, सोने का पिघला कर उसका प्रयोग करना, और क्या करना, जिल्द तैयार करना। अब देख लीजिए आप लोग इसी में क्या कर रहे हैं, ये लोग कागज तैयार कर रहे हैं पहले, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कागज को तैयार किया और ये क्या कर रहे हैं, सुलेख विधि से एक जगह से दूसरी जगह लिख रहे हैं, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया, सोना को पिघलाकर जो महत्वपूर्ण जो मतलब जैसे कि हाईलाइट करना होता है ना, ये हाईलाइट का काम कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, जो बुक होता है ना, एक बुक होता है अंदर पेज सब होता है लेकिन ऊपर में कितना मोटा मोटा कूट होता है, वही तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, न्याय चक्र आखिर होता क्या था। 13वीं सदी के इतिहासकार फख ए मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते थे और वेतन आता है तो किसानों से एकत्रित किए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसी तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदारी का मतलब सिंपल भाषा में समझा जाए तो यहाँ पे हो क्या होगा, राजा। राजा की जो काम करेगा वो कौन करेगा,
सैनिक। और सैनिक को क्या चाहिए मुख्य रूप से? तो वो चाहिए वेतन, ठीक है ना। और वेतन कहाँ से आएगा? तो वो आएगा किसान से। और किसान क्यों वेतन कहाँ से आएगा? किसान के राजस्व से। और किसान क्यों राजस्व देंगे? जब वो प्रसन्न रहेंगे, उनको अपने से फुर्सत मिलेगी तभी ना। तो ये मुख्य रूप से ये न्याय चक्र हो गया। और ये न्याय चक्र का पालन किसको करना पड़ेगा? राजा को करना पड़ेगा, बिकॉज ये राजा पालन नहीं करेंगे न्याय चक्र का तो कौन करेगा फिर, है ना। फिर तो आएगा ही नहीं कुछ। ये कुछ और बातें ध्यान में रखे, जैसे तवारीखों के लेखक नगरों में, विशेष दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहा करते थे, मतलब विशेष रूप से वो नगर में ही रहा करते थे तवारीख के लेखक जो हुआ करते थे, ठीक है ना। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम, मतलब इनाम क्या करते थे, इकराम पाने की आशा भी करते थे। यानी कि वो लिखते थे तो वो सोचते थे कि बहुत सारे हमें सुल्तानों से क्या मिले, इनाम मिले। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज की व्यवस्था रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं थे। अब कैसे सहमत हो सकते? वो कहते थे लिंग भेद मतलब करो, इस टाइप के, ठीक है ना। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान, ये पहली महिला शासिका थी, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और कब बैठी थी? 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी थी, ठीक है ना। बेटी किनकी थी ये? इल्तुतमिश की, ठीक है ना। उस युग के इतिहास में मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपनी सभी भाइयों से अधिक योग्य थी और सक्षम भी थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उनसे स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे और 1242 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। यानी कि ये कहा जाता है कि हाँ, ये क्या थे, मतलब अपने भाइयों से योग्य थी शासन करने की और अच्छा शासन चलाती भी थी, मगर फिर भी इसके लिंग के भेद के हिसाब से हम नहीं करवा सकते, नहीं चल सकता ये शासन, क्योंकि वो क्या है, एक लेडीज है। वो क्या है, एक लेडीज है और लिंग भेद के हिसाब से हम इनको नहीं चलवा सकते, शासक शासिका इनको नहीं बना सकते, ठीक है ना। अब जन्मसिद्ध अधिकार आखिर क्या होता है? जन्मसिद्ध अधिकार मतलब सबसे पहले बता दूं, जैसे कि हम जिस कास्ट में जन्म लिए वो मेरे कास्ट का मतलब, जैसे कि आप लोग को पता है कोई एक पंडित होता है, ठीक है ना। और पंडित के कुल में जो जन्म लेता है वो एक्चुअली पूजा पाठ करवाना उसका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। वही अगर दूसरे मतलब कुल में जन्म लिया दूसरा बच्चा, तो वो योग्य होते हुए भी पूजा पाठ करवाने वाला होता भी है, उसको आता भी है, उसको संस्कृत वचन करने भी आती है, फिर भी उससे लोग पूजा नहीं करवाते हैं। तो यही हो गया जन्म सिद्ध अधिकार। कह रहा है जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा करना। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसे राजा है, ठीक है ना। अब राजा का बेटा कहेगा कि मैं भी राजा ही बनूंगा, ठीक है ना। ये राजतंत्र में होता था ना। तो वो राजा का जन्म सिद्ध अधिकार हुआ, जबकि पता है कि वो राजा का बेटा उस राज्य को चलाने के योग्य नहीं है, ठीक है ना। उस राज्य को वो नहीं चला सकता सही से, फिर भी हम लोग उसको क्या कर देते हैं, राजा बना देते हैं। तो यही होता है जन्म सिद्ध अधिकार, ठीक है ना। लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्ति को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन का अधिकार विरासत में मिलती है। लिंग भेद क्या होता था? अब लिंग भेद क्या होता है? जैसे स्त्री, अब जैसे रजिया सुल्तान का ही आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए ना। वो क्या थी? महिला थी, तो वो शासिका नहीं बन सकती है, क्योंकि पुरुषों को जन्मसिद्ध अधिकार होता है शासक बनने का, ठीक है ना। तो वो महिला है, तो इसमें क्या हो गया, लिंग भेद हो गया ना, कि महिला और पुरुष, ठीक है ना। यहाँ पे महिला की बात आ गई और पुरुष की बात आ गई कि नहीं, अगर ये पुरुष है तो ही शासक बनेगा, चाहे योग्य हो या ना हो, लेकिन ये महिला है तो ये शासक नहीं बनेगी, भले ही इसके पास कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, ठीक है ना। इसके पास योग्यता ना हो फिर भी यही बनेगा शासक। स्त्री तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होता है। यही हमारी क्या होती है, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह से हमें क्या बन जाता है, रूढ़िवादी धारणा हम लोग अपना लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे पूर्वाग्रह के बारे में, वो भी राजनीतिक शास्त्र में, ठीक है ना। वही रूढ़िवादी धारणा अपना लेते हैं कि नहीं, अगर ये स्त्री है तो इसके लायक नहीं हो सकती, हम नहीं करवा सकते, ठीक है ना। रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार, अब कैसे वो मतलब किस तरीके से रजिया के बारे में सोचते थे उसके बारे में देख लेते हैं। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों का अधीन होना चाहिए और रानी का शासक इस व्यवस्था के विरुद्ध था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उनका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यानी कि समझा जाए
कि मतलब इतनी अच्छी खूबी है उसको शासन चलाने की, लेकिन उसको हासिल क्या हुआ, जबकि खुदा ने उसको स्त्री बनाया है, यानी कि खुदा ने उसको ये मतलब क्या कहते हैं आशा प्रोवाइड नहीं की है कि वो एक अच्छी शासिका बन सके, ठीक है ना। रजिया ने अपनी अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारांगल जिले में किसी समय काकातीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी जो कि 1262 से लेकर 1289 के बीच में शासन की, ठीक है ना। व्यवहार से रजिया का व्यवहार क्या था, बिल्कुल विपरीत था, यानी कि वहां की जो रानी थी उससे और रजिया सुल्तान जो थी उससे, दोनों से बहुत विपरीत। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया, अपने अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, यानी कि जो जो रुद्रमा देवी थे उन्होंने क्या किया था, अपने अभिलेख में लिखवाया था अपना नाम पुरुषों के भांति, ठीक है ना, और सबके मन में भ्रम पैदा किया था कि वो एक पुरुष है, ठीक है ना। पुरुषों जैसा लिखवा कर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासिका थी, कश्मीर की रानी दिद्धा, जिनका नाम दीदी यानी कि बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को स्नेह भरा संबोधन दिया था, यानी कि दीदी कहते थे, ठीक है ना। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आप देखिए, आप अपने शब्दों में बताइए कि हाँ कैसे वो ये सोचते हैं कि मतलब एक लेडीज है ये औरत, ठीक है ना, तो इसको शासन करने का कोई अधिकार नहीं है और इतनी अच्छी इसके पास गुण क्यों ना है, लेकिन ये एक लेडीज हो के मतलब कुछ नहीं कर सकती, क्या कि अपना गुण ये बर्बाद कर दी। अगर ये पुरुष हुई होती तो हमारा शासन एक बहुत अच्छा चलता और हम एक अच्छा मतलब कुछ बनते, ठीक है ना। इसी के बारे में इसने कहा है। कह रहा है दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, आखिर किस तरीके से हुआ, कहां से, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक किस तरीके से दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन यानी कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंदी शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंधी लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण नौ के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर लूट मार ही करना पड़ता था, यानी कि उनका शासन नहीं था तो वो क्या करते थे, मतलब लूट करते थे, मार करते थे, इसी टाइप से अपना शासन चलाते थे, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा लेकिन मुल्तान हमें दिख गया, मुल्तान, अवध, यहाँ पे है बनारस, यहाँ पे आपका लखनौती, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है अजमेर, यहाँ पे है मंदौर, यहाँ पे है हांसी, ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे है क्या, नंदना, ठीक है ना। यहाँ पे है लाहौर, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा आप लोग। कह रहा है दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध ने गैरोसिन शहर का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क का नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले और उन सूबेदारों के बराबर चुनौती मिलती थी जो जरा सी कमजोरी पर आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे, ठीक है ना। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाते हुए इसका स्थापना गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, भीतरी प्रदेश आखिर क्या होता था और गैरिसन शहर, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस क्षेत्र के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे उसे भीतरी प्रदेश कहा जाता था वहां पे, ठीक है ना। मतलब किसी भी शहर या फिर बंदरगाह के, जैसे मान लीजिए ये शहर है और ये बंदरगाह के आसपास का जो इलाका होता था, ठीक है ना, जो उनको वस्तु और सेवाएं प्रदान किया करते थे, ठीक है ना, वही भीतरी शहर कहलाते थे। गैरिसन, किले बंद बसाव जहां सैनिक लोग रहा करते थे, गैरिसन शहर कहलाता था, ठीक है ना। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्रहों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। यह जमीन किसानों को दी गई और कृषि कार्य प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति को खातिर
नए किले गैरिसन शहर और शहर बसाया गया, ठीक है ना। गैरिसन शहर क्या होता था, जहाँ पे एक ऐसी किलाबंदी हुआ करती थी जहाँ पे कौन लोग रहते थे, सैनिक लोग रहते थे। इसको ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठ चुका है, ठीक है ना। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुआ। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तुओं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप के एक विशाल क्षेत्र से युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इन शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा कर लिया। इसके सूबेदार और प्रशासन मुकदमे में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूला करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस समय तक और कितना प्रभावी था? देखिए, यहाँ पे क्या है, कड़ा, मतलब मुख्य रूप से एक मुख्य बिंदु था और हर जगह से जैसे कि ये दिल्ली है, ठीक है ना, और दिल्ली से गुजरात कितने किलोमीटर की है, उसके बाद चित्तौड़, ठीक है ना, उसके बाद रणथंबोर, उसके बाद यहाँ से मुख्य एक और है देवगिरी, है ना, देवगिरी से क्या है और कितने कितने दूरी पर, इसी के बारे में दिखाया गया, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये थी एक खूबसूरत सा शहर। कह रहा है 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुबत अल इस्लाम मस्जिद तथा उनकी मीनार, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर स्थित है। इतिहास में इस शहर को देहली ए कुल्हा यानी कि पुराना शहर कहा गया। इस मस्जिद को इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। कौन से मीनार? अभी जो हम आप लोगों को दिखाए हैं, ठीक है ना, उसी के बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, आखिर मस्जिद क्या होता था, ठीक है ना। यह एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां पर मुसलमान अल्लाह की आराधना से सजदा यानी कि घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद वह वह मस्जिद होते हैं जहां अनेक मुसलमान एकत्रित होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे मस्जिद में से सबसे सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम यानी कि नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नजदीक के दौरान धर्मोपदेश यानी कि खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुख करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को हम क्या कहते हैं? किबला कहते हैं। यानी कि जो मोमडन लोग होते हैं वो क्या करते हैं? मक्का की ओर मुख करके खड़े हो जाते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं? किबला कहते हैं। लेकिन भारत में ये जो मक्का है वो किस साइड में है? पश्चिम की दिशा में है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, नजदीक से एक नजर, ठीक है ना। बेगमपुरी मस्जिद, यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना जो कि विश्व की शरणस्थली थी, उनकी मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मानचित्र 1 में जहांपना को ढूंढिए। मैंने बताया था ना जहांपना किधर थी, इस साइड में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, ये भी एक मस्जिद है। मोट की मस्जिद, सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। इसी मस्जिद के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, नजदीक से एक नजर, कैसे हुआ था? आखिर उनके काल में मतलब शासन का विस्तार, ठीक है ना, पढ़ते हैं, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों
तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। यानी कि लेके आया जाता था दास को, उसको शिक्षा प्रदान की जाती थी और एक पोस्ट पे डाल दिया जाता था और पूरी तरीके से उन पे ट्रस्ट किया जाता था। ठीक है ना। दिल्ली के सुल्तानों के सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई गई। इससे उनके उनके मुसलमानों और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता है। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाला श्रद्धालुओं को परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायता की होती थी। एक समुदाय का अंग होने का बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमियों से आते थे। ठीक है ना, मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि से वो आते थे और मस्जिद में जाते थे, जिसके कारण ये पता चलता था कि ये लोग क्या है, एक है। ठीक है ना। कह रहा है बेटों से बढ़कर गुलाम, मतलब सोचिए बेटा से बढ़कर गुलाम को ये लोग माना करते थे। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमान का कहना का यह योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होते हैं। ठीक है ना। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने की कोई कारण समझ में आती है? देखिए, खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल किया करते थे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिया जाता था, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होती थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों को संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते ही थे, मगर अपने उत्तराधिकारियों के प्रति वो वफादार नहीं होते थे। जैसे मान लीजिए कि ये गुलाम है, ठीक है ना, और ये इसका मालिक है, ये अपने मालिक के प्रति तो वफादार होता ही था, लेकिन मालिक के मर जाने के बाद अगर मान लीजिए कि इनका पुत्र हुआ जो उत्तराधिकारी बना था, इसके लिए क्या होते थे, कट्टर बन जाते थे ये। उनके लिए क्या होते थे, मतलब मुख्य रूप से समझा जाए तो उनके लिए ये क्या कहते हैं उसको, वफादार नहीं होते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी एक शासक पर सिंहासन पर बैठते ही प्रायः एक और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाता था। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी मिलने लगता था। ठीक है ना। फारसी तवारीख के लेखक ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की भी आलोचना की है। यानी कि वो लोग क्या करते थे, निचले तबकों को उठाकर ऊपर लेके जाते थे, वो लोग क्या करते थे, आलोचना करते कि नहीं आप लोग को यहाँ से नहीं लेके जाना, इसको की तो जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको नहीं बढ़ाना है। आश्रित क्या होता था, जो किसी अन्य व्यक्ति की संरक्षण में रहता हो और उस पर निर्भर रहता था, निर्भर रहना आश्रित होता है। ठीक है ना। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने आजिम खुमार नामक कलाल यानी कि शराब बनाना और बेचने वाला, फिरूज हज्जाम नामक नाई तथा मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लट्ठा का पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासन पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन बैरनी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तानों के राजनीतिक विवेक और नाश शासन करने की अक्षमताओं का उदाहरण के रूप में दिया। ठीक है ना, मतलब उन्होंने क्या किया कि हाँ, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह उनको अच्छी पोस्ट प्रदान की। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये क्लास 6 नहीं है, क्लास 7 है, इसमें थोड़ी जानकारियाँ ज़्यादा होती है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, तो मैं छोड़ नहीं सकती आप लोग को, लाइन बाय लाइन पढ़ाने का वादा किया है तो मैं लाइन बाय लाइन ही पढ़ाऊंगी। थोड़ी सी लेट हो जाएगी तो आप लोग बर्दाश्त कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है ना, क्योंकि पढ़ लोगे आगे तभी आप काम आएगा। ठीक है ना, चलो पढ़ लेते हैं। और दूसरी बात रही ये
कि आपको कुछ अच्छा पाना है तो थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग को देखो हम सिर्फ समझा देते, इससे कुछ चलने वाला है नहीं, क्योंकि मेरे समझाने से क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि नहीं मतलब आपने समझाया है तो जो आपने समझाया वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन वहां से आएगा जहाँ पे एनसीईआरटी है और उठा के सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आप लोग को सीधा लाइन बाय लाइन तो पढ़ना ही होगा ना, और पढ़ाना ही होगा मुझे भी। तो थोड़ा लेट हो जाए तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, समझना है कि चलो पढ़ाई ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार को नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे, यानी कि जहाँ पे सूबेदार को नियुक्त किया जाता था उसको इक्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था, ठीक है ना, इसको ध्यान रख लीजिएगा। इक्ता कहलाते थे। और उन्हें संभालने वाले अधिकारी को इक्तेदार या फिर मुक्ति कहते थे, जो इनको संभालते थे। यानी कि एक 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 क्या करता था वो लोग, एक तरीके से मतलब इसको इलाका बना, और इस इलाका को संभालने वाला जो होता था वो क्या होता था? मुक्ति हो जाता था, ठीक है ना, मुक्ति हो जाता था, ठीक है ना। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों के नेतृत्व करना और अपने एकता कानूनों की व्यवस्था को बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले हुए वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों के राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम को ही वे अपने सैनिकों को भी क्या क्या दिया कर तनख्वाह में देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उन उनका पद वंश परंपरागत से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़ी थोड़ी समय के लिए ही मिले, जिसके बावजूद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों को बड़ी सख्ती से पालन किया जाता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब कर लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते, यानी कि समझा जाए तो मुक्ति को पर भी नजर लगता था। कौन? राज्य के द्वारा जो एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लेखा कहते थे। लेखा जोखा इसका रखा करता था। दूसरी बात ये कि ये जो एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक सेंटेंस सीधा पूछा गया है कि मुक्ति हुआ करते थे ना, उसकी जो पद थी वो वंशानुगत थी। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए, इसका वंशानुगत नहीं था, ठीक है ना। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाके में भी अपने अधिकार में ले गए तो उन्हें भूमि के स्वामी सामंतों और जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली का कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान को प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश और इनकी हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सीमांत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय यह 3 तरह के थे। एक होता कृषि पर, जिसे क्या कहा जाता? खराज कहा जाता है, मतलब कर लगता था, कर, ठीक है ना। तो खराज, एक कर हुआ आपका क्या? खराज, जो कहाँ लगता था? कृषि पर लगता था, ठीक है ना। किसानों की उपज का लगभग 50% भाग, कहाँ कितना प्रतिशत? 50% भाग लगता था मवेशी पर तथा घरों पर, ठीक है ना। मवेशी पर तथा घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप के काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली सल्तनतों के अधिकार से बाहर था। दिल्ली दिल्ली से बंगाल और सुदूर प्रांतों के नियंत्रण कठिन और दक्षिण भारत की विजय पर तुरंत बाद ही यह पूरा हुआ। पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने का सुल्तान सेनाएं अक्षम थी, ठीक है ना। सुल्तान सेनाएं क्या थी? अक्षम थी। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे। वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था, ठीक है ना। आगे देखते हैं सरदार और उनकी किलेबंदी, ठीक है ना। मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए। इनका नाम नहीं याद है, नाम नहीं पढ़ पा रहे हम, ठीक है ना। मोरक्को से क्या किए? 14वीं सदी में भारत आए। यात्री इब्न बतूता ने बताया है कि सरदार कभी कभी अपसनीकी, पता नहीं अपसनीकी
सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस की झुरमुटों में। ठीक है ना। भारत में बांस बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इनके अलग अलग हिस्से में आपस में इसी तरह की गूंथे होती है। मतलब इसमें बांस के बारे में बताया। सरदार की रक्षा वन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। वो लोग कैसे अपने आप को रक्षा करते थे, जंगलों में रहा करते थे बांसों के पुट्ठों में। ठीक है ना। खंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्व ईरान में ट्रांस ऑक्शियन आधुनिक उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, पर हमला किया। और देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है ना। हमला किया था। ठीक है ना। हमला किया और बाद ही दिल्ली के सल्तनत में उनका ढाबा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावा बढ़ गए थे। इससे मजबूत होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखते हैं कि सुल्तानों की इस चुनौती को कैसे सामना किया। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में भी हमें कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके का फतह करने का अभियान योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहीं मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। ठीक है ना। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत कैसे थे। तालिका वन को फिर से देखिए, आप पाएंगे कि तुगलक वंश बाद में 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा था। तब तक जैनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक के समूह भी क्या हो गए थे, उभर गए थे। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके समकालीन कौन थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे समकालीन में तो हमें पता चला ना किसके थे, 1526 में किसके समकालीन अफगान लोग कैसे मतलब उभरे। ठीक है ना। तो यहाँ से याद रख लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक, यह इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पर 2 बार हमले किए किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, 1299 से 1300 और 1302 से 1303। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। मोहम्मद तुगलक के शासन प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोलों सेना परास्त हो गई और मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति एवं अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्शन, जिसका नाम क्या था, पुराना उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उनका आक्रमण कदम था। मतलब उन्होंने क्या किया, एक स्थायी सेना तैयार की है जो कि किस चीज के लिए, आक्रमण करने के लिए, मगर ये जो स्थायी सेना तैयार कर रहे थे वो अपने बचाव के लिए। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया स्थान गैरिसन शहर बनाया, जिसे सीरी और गैरिसन शहर उन्होंने बनाया था अपने रहने के लिए, जो कि आप लोग को दिखाए थे हम चित्र 1 में। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराना शहर है कौन, दिल्ली दोहली एक कुन्हा के निवासियों ने खाली करवा कर वहां के सैनिक छावनी बना दी और पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया। यानी कि इन्होंने क्या किया, एक शहर बनाया जिसमें अपने सैनिकों को रखा, और इसने क्या किया, जहां पे सैनिक लोग रह रहे थे वहां से दूसरी जगह उसको भेज दिया और वहां पे खुद का डेरा डाल लिया। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती का पैदावार इकट्ठा करके हल किया गया। किसानों के पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर यह तय किया गया। लेकिन इसने क्या किया, सेना को खिलाने के लिए उसी के खाद्यान्न को इकट्ठा किया गया, सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न को इकट्ठा किया गया। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तानों ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। मतलब जो काम इन्होंने किया वो तो इनके काल में थोड़ा सा वक्त ने भी साथ दिया, लेकिन इसके काल में क्या हुआ, जब इसने भी कर लगाया तो वहां पे अकाल ही पड़ गया। ठीक है ना। सैनिकों के वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय
तय कर दिया गया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीद लेते थे और यह आशंका था कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतों बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों की सर्वेक्षण करते थे और जो भी व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा भी देते थे। और मोहम्मद तुगलक ने भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की वजह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन क्या चला दिया था। उसने क्या किया कि चलो जैसे मिला हुआ है ना, उसने क्या किया, अपनी टोकन ही स्टार्ट कर दी। ठीक है ना। सिक्का धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे अपने, मतलब उन्होंने क्या किया, एक सिक्का चलाया कि चलो इस सिक्का से हम क्या करेंगे, अपना काम करेंगे आसानी से। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जो सोने चांदी के होते थे उसको घर में रख लेते थे और जो भी सिक्का उन्होंने चला के उसी तरीके से सिक्का चला के बना के उसको बेचने लग गए, उसको देने लग गए और ज्यादा इनको मतलब क्षति पहुंची। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे और इतिहासकार ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद ही असफल रहा। कश्मीर, वो कहते हैं ना, एक कोट है कि महात्मा गांधी जी महान थे या उनको वक्त ने महान बनाया, ठीक है ना, वही इन दोनों के ऊपर लागू हो गया था। ठीक है ना। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा था। ठीक है ना। तब उसने तुरान पर हमला करने की इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना भंग कर दिया। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विमुक्त जनता बगावत पर उतर गई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। मतलब पूरी तरीके से इनका एक मतलब लंपट बन गया हर चीज। ठीक है ना। कहा जाता है कि इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली भी थे और उनका शासनकाल भी बहुत कुशल था। ठीक है ना। सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूर जो 1540 से लेकर 1545 के बीच में बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1540, 1555 और 1556 तक चुनौती दी और उसको परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन उसके प्रशासन से अलाउद्दीन खिलजी वाले कई कई तरीकों को अपनाकर उन्हें भी क्या कर दिया, चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर जो कि 1556 से लेकर 1605 पर 5 तक शासन किया, ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था को ही अपनाया था। यानी कि अकबर इन्होंने भी क्या किया था, मतलब शेर शाह सूरी के ही प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया था। तीन श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी में आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। उसके अनुसार समाज के 3 वर्गों में विभाजित किया था, प्रार्थना करने वाला वर्ग और युद्ध करने वाला वर्ग तथा खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इसे विभाजन से ईसाई धर्म के समाज में अपने प्रबल प्रबल प्रभाव और भी सुदृढ़ हो गए थे, उसमें सहायता मिली थी। इसी विभाजन ने योद्धाओं का एक नया समूह भी उभारा। इन योद्धाओं को हम लोग ने क्या कहा, नाइट कहा। ठीक है ना। ये देखिए, ये छोटे छोटे सेंटेंस ना कहीं से भी उठा के पूछे जा सकते हैं, तो ये छोटे छोटे सेंटेंस पे आप लोग ध्यान रखिएगा। इतना लंबा वीडियो बनाने का और इतना देर तक पढ़ाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ईसाई धर्म का एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा का प्रयास करने का प्रयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वरीय सेवाओं को समर्पित युद्ध करे। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई में विमुख करके इन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेज दिया जाए, जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर लिया था। इस प्रयत्न
के फलस्वरूप आप ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में आप लोग पढ़ोगे यही यरूशलेम के बारे में और ये मुसलमान और ईसाई की युद्ध के बारे में, ठीक है ना। सैनिकों अभियानों की एक श्रृंखला चली थी जिसे हम लोगों ने क्या कहा था, क्रूसेड यानी कि धर्म युद्ध कहा था। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह से बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और यह जर्मनी में उससे एक सदी बाद योद्धाओं को दिनहीन अतीत भुला दिया था। 12वीं सदी तक कुलीन वर्ग लोग भी नाइट कहे जाने लगे थे, ठीक है ना। 12वीं सदी तक आके कुलीन वर्ग भी क्या कहे जाने, नाइट कहे जाने लगे। बीज शब्द का यूज किया गया है इक्ता, तारीख, गैरिशन, मंगोल, लिंग तथा खराज। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, जो बीज शब्द का यूज किया है किस चीज के लिए किया गया और इक्ता क्या था, ठीक है ना, और तारीख क्या होता है। गैरिशन तो एक शहर था आपको पता है। मंगोल कौन थे, ठीक है ना। लिंग क्या होता है और खराज क्या होता है। खराज कृषि पर लगने वाला कर था, ठीक है ना। और इक्ता की बात करें तो हम लोग क्या कहते थे, इक्ता एक जमीन बांध दिया जाता था जिसमें मुक्ति को क्या किया जाता था, वो मुक्ति क्या करते थे, शासन करते थे इक्ता पर, ठीक है ना। और कर की व्यवस्था लगा दिए थे, इक्ता से कर लेते थे वो लोग। और तारीख क्या होता था, जो लिखने वाला होता था तारीख लिखता था वो, ठीक है ना। गैरिशन एक शहर है, ठीक है ना। मंगोलों की शासन चली थी। और लिंग क्या होता है, वही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है ना। उसके बाद कहता है दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी की स्थापना की थी, आप लोग को बताना है, ठीक है ना। ये आप लोग को बताना है। दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा क्या थी। सबसे पहले जब मैंने क्लास शुरू किया था उसी समय बताया था आप लोग को, ठीक है ना। किसके शासन काल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था, ये भी बताना है। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था, ठीक है ना। और साथ में ये पूरे बना के आप लोग को सेंड करना है टेलीग्राम चैनल पे। और आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई और थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी क्या करे, पढ़ ले, आपका भी भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए और उनका भी भला हो जाए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए दिल लगा के।